नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के कार्टर रोड से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं इसी अहम जानकारी के साथ कि मुंबई में जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं, अब बीएमसी ने भी पाबंदियां कम कर दी हैं। मुंबई में जो 11 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू जारी होता था, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसी के साथ जो बार्स हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, उसे सामान्य समय तक के लिए 50% क्षमता के साथ अभी खुले रहने की इजाजत दे दी गई है। इसी के साथ ही 50% क्षमता के साथ स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क और थीम पार्क भी खुल सकते हैं। लोकल टूरिस्ट स्पॉट भी आम दिनों की तरह खोले जा सकते हैं। साप्ताहिक बाजारों को भी आम दिनों की तरह खोलने की बात नई गाइडलाइन जो बीएमसी द्वारा जारी हुई है उसमें कही गई है। तो पीक की तुलना में आप देखें, मुंबई शहर में 95% मामले घटते हुए नजर आ रहे हैं। जो पॉजिटिविटी रेट थी 30%, वो 1% तक पहुंच चुकी है। तो इस तरह से नई गाइडलाइन अब कोरोना को लेकर सामने आ चुकी है। शुरुआत कर रहे हैं शो की बजट 2022 की खबर के साथ। मध्यम वर्ग को उम्मीदें थी कि टैक्स स्लैब में थोड़े बदलाव हो सकते हैं, थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी इस नए बजट में होता हुआ नजर नहीं आया। तो किस तरह से लॉकडाउन के दौरान जो लोग मुसीबत में थे, उनकी मुसीबत बनी हुई है, सोहित मिश्रा अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में बता रहे हैं। एक ही साल में कोरोना की 2 लहरों को झेल चुका निम्न मध्यम वर्ग बजट से निराश है। संसद में पेश 2022-23 की बजट से उम्मीद की जा रही थी कि आम आदमी की जेब को कुछ राहत दी जाएगी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करने के फैसले से सबका दिल टूट गया। To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. जानकारों के मुताबिक बजट में पर्सनल फाइनेंस के मोर्चे पर राहत न मिलने से शेयर बाजार उतना नहीं चढ़ा जितना चढ़ना चाहिए था। सेंसेक्स 848 अधिक पॉइंट के साथ 58,863 अंक पर बंद हुआ, तो निफ्टी 237 अधिक पॉइंट के साथ 17,577 अंक पर बंद हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार अगर राहत दी जाती तो सेंसेक्स और ऊपर जाता। ये जो उम्मीदें थी लोगों को कि हमको थोड़ा सा गैस सेविंग होगा इन फॉर्म ऑफ टैक्स सेविंग, और उन्होंने बिल्कुल बोला कि देयर इज नो चेंज इन, तो वो हम सोचे थे कि हमको कुछ मिलेगा, वो नहीं मिला। वो थोड़ा निराशाजनक है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब बजट शुरू हो रहा था, बजट के पहले जब मार्केट शुरू हुआ तो 800 पॉइंट से जंप किया। जब ये पर्सनल टैक्स का अनाउंसमेंट हो रहा था तो 400 पे आ गया। और जिस तरह का अनाउंसमेंट इन्होंने किया, जिस तरह से उन्होंने 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट 1 क्लास 1 चैनल 39.45 लाख करोड़ 35% से कैपेक्स बजट, ये सब जो अनाउंसमेंट किया, इससे मार्केट को बहुत ज़्यादा भगना चाहिए था। नहीं भगा, इसका कारण है, मतलब 2000 पॉइंट भी भग जाना चाहिए। नहीं भगा, इसका कारण है कि जो उम्मीदें आम आदमी, मिडिल क्लास, सैलराइड क्लास लगाया था, उसके बारे में साइलेंट रहा ये बजट में नौकरी पेशा लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान अपने इनकम टैक्स स्लैब पर रहता है। टैक्स बेनिफिट न बढ़ने से वो निराश दिख रहा है। आम आदमी के लिए कोई भी टैक्स बेनिफिट, टैक्स सेविंग या स्कीम कोई लाई नहीं गई है। अभी के हालात देख करके जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, आम आदमी को यही था कि कुछ राहत मिलेगी टैक्स में। गवर्नमेंट ने सिर्फ इस बार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटल इन्वेस्टमेंट में और सोलर ईवी में ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट दिखाया हुआ है, बट इससे हालांकि आम आदमी की समस्या हल नहीं होती है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान गौर करना चाहिए था। मेरे हिसाब से इस बजट में आम आदमी के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं आया है। प्राइस कट ऑफ्स कुछ ज़्यादा है नहीं जिससे आम आदमी को फर्क पड़े। विपक्ष ने भी इस मामले में मोदी सरकार को तुरंत घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्यम वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एसएसएमई के लिए कुछ नहीं है। उधर सरकार की दलील है कि कोरोना संकट के बावजूद टैक्स नहीं बढ़ाया गया, यही सबके लिए बड़ी राहत की बात है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस नए बजट में 1 अक्टूबर 2022 से बिना इथेनॉल के मिश्रण वाले पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा है और इस प्रस्ताव पर बड़ी बहस छिड़ गई है।
Blending of fuel is a priority for this government. To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of rupees 2 per litre from first day of October 22. A few other changes are being made in duty rates, customs tariff and customs law. 8% of the capital procurement budget. अपने बजट भाषण के अंत में वित्त मंत्री ने 1 अक्टूबर 2022 से देश में बिना एथेनॉल के सम्मिश्रण वाले पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अतिरिक्त आबकारी लगाने का प्रस्ताव रखकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। सबसे अहम सवाल है कि 1 अक्टूबर 2022 से क्या अनब्लेंडेड फ्यूल पर 2 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त आबकारी का आर्थिक बोझ तेल कंपनियां खुद वहन करेंगी या उपभोक्ताओं से वसूलेंगी। उद्योग संघ पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानना है कि इससे सरकारी तेल कंपनियों की लागत बढ़ेगी, इसलिए इसे 31 मार्च 2023 तक लागू करना चाहिए था। अभी देश में जो पेट्रोल बिकता है, पेट्रोल डीजल, उस पे कितना अनब्लेंडेड होता है, जिसमें एथेनॉल नहीं मिलाया जाता है? ये लगभग 92% है। 8% की ही ब्लेंडिंग आज हो रही है, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड है 30%। अच्छा, तो हमें देश हैं जो 30% कर चुके हैं? यूएस, यूरोप, कनाडा, ऑल डेवलप्ड कंट्रीज और बाकी और भी कंट्रीज है, जर्मनी, इन सब ने ब्लेंडिंग शुरू कर दी है। दी ग्लोबल एवरेज इज 30%, ग्लोबल एवरेज, जबकि इंडिया में हम लोग सिर्फ 8% तक पहुंच पाए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में अनब्लेंडेड फ्यूल पर 2% अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रख ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एक सख्त मैसेज दिया है। अगर उन्होंने बिना एथेनॉल के मिश्रण के पेट्रोल डीजल का प्रोडक्शन किया तो उन्हें 1 अक्टूबर से ज्यादा टैक्स देना होगा। सवाल ये भी अहम है कि अगले 8 महीनों में ऑयल रिफाइनरी कंपनियां एथेनॉल ब्लेंडिंग कितना बढ़ा पाएंगी। एथेनॉल ब्लेंड करने से क्या होता है कि इसका CO2 इम्पैक्ट एमिशंस कम होता है, तो ये हमारा जो ग्रीन नेट जीरो तरफ प्रोग्रेस टारगेट है, इसके लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग जरूरी है। एंड एथेनॉल ब्लेंडिंग करने से ऑल्सो जो पेट्रोल की इंपोर्ट करते हैं हम क्रूड ऑयल की, वो भी कम हो सकती। हम एथेनॉल आज तो इंडिया में शुगर केन से बनाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। वो करने में वो तो ठीक है, लेकिन इसके शुगर केन जो जिस तरह से हिंदुस्तान में इसका उत्पादन होता है, इतना सारा पानी का व्यय होता है। एंड मैनी स्टेट्स, घना राज्यों में वो इरिगेशन सब्सिडाइज्ड होता है, तो इसीलिए दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू गेट एथेनॉल। करना चाहते क्या ऑब्जेक्टिव? जबकि भारत सरकार बिना एथेनॉल के सम्मिश्रण वाले पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त आबकारी लगाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। वो एडिशनल जो आपने एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर का लगाने का एक प्रस्ताव वित्त मंत्री ने रखा है। हम आपसे समझना चाहते हैं कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद जो भी तेल कंपनी, रिफाइनरी कंपनी अगर ब्लेंडेड फ्यूल नहीं बेचती है तो उसको 2 रुपए का एडिशनल एक्साइज ड्यूटी देना हो। इसके पीछे क्या सोच है? आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव तो स्पष्ट है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन बास्केट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, उसमें ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल ज़्यादा हो, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल हमें कम करना है। वी आर कमिटेड टू दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका पॉलिसी ऑब्जेक्टिव तो यही है। अब देखना होगा 1 अक्टूबर 2022 तक तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल में एथेनॉल सम्मिश्रण को किस हद तक आगे बढ़ा पाती हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुसलिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी का बजट भले ही बिगड़ा हुआ हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बजट सदाबहार है और ऐसे ही लोग आयकर विभाग के निशाने पर हैं। नोएडा में पूर्व सीनियर आईपीएस अफसर आरएन सिंह के घर पर बीते 3 दिनों से आयकर विभाग का छापा चल रहा है। देखिए पूरी खबर। फर्श पर सैकड़ों की संख्या में रखी 2000 और 500 के नोटों की गड्डियां। नोट मिलने का ये सिलसिला अभी जारी है और इनकी गिनती भी। ये खजाना इस मकान के बेसमेंट से मिला है और ये मकान है यूपी कैडर के पूर्व आईपीएस आरएन सिंह का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को हैं और इस चुनाव के ठीक पहले
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। इस वक्त मैं हूं नोएडा के सेक्टर 50 में और इसी मकान में रहते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व रिटायर्ड IPS अधिकारी RN सिंह। RN सिंह के घर में बीते रविवार से लगातार तलाशी अभियान चल रहा है। दरअसल RN सिंह का जो घर है उसके बेसमेंट में एक लॉकर की फर्म है जो कि उनके बेटे चलाते हैं। नोएडा के सेक्टर 50 के इस मकान में रविवार से आयकर विभाग की टीम तलाशी अभियान चला रही है। दरअसल मकान के बेसमेंट में RN सिंह का बेटा प्राइवेट लॉकर फर्म चलाता है जिसमें करीब 650 लॉकर हैं। ये लॉकर किराए पर दिए जाते हैं। अब इन्हीं लॉकरों से करोड़ों का कैश बरामद हो रहा है। अभी ये साफ नहीं है कि कुल कितना कैश मिला है और ये किसका है। हालांकि RN सिंह का दावा है कि 2 लॉकर उनके जरूर हैं, लेकिन ये पैसा उनका नहीं है। मेरे बेसमेंट में मानसम नोएडा वार्ड चलता है जिसमें कि प्राइवेट लॉकर्स किराए पर लोगों को दिए जाते हैं और इसकी चेकिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रही है। इसमें 2 लॉकर मेरे भी थे जिसकी चेकिंग हुई, उसमें कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं पकड़ा गया और एकदम सही निकला है। उसमें घरेलू जेवरात ही थे और बाकी के लॉकर्स में भी चेकिंग हो गई है। अधिकांशतः लॉकर सही पाए गए हैं। कुछ लॉकरों की अभी जांच चल रही है। RN सिंह यूपी में DG अभियोजन रह चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक जिनके लॉकर हैं उनके KYC फॉर्म नहीं भरे थे। कई लॉकर पुलिस वालों के भी बताए जा रहे हैं। अब लॉकरों को तोड़कर तलाशी जारी है। नोएडा में अपने सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और पंजाब की नवाशहर विधानसभा सीट अचानक से चर्चा में आ गई है क्योंकि इस सीट का यूपी से डायरेक्ट कनेक्शन है। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। नवाशहर के मौजूदा कांग्रेस विधायक अंगद सिंह सैनी के समर्थक उनका टिकट कटने से नाराज हैं। अंगद सिंह सैनी ने अपने घर पर समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन किया और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भर दिया। उनका परिवार परंपरागत तौर पर कांग्रेसी रहा है। पिछले 60 सालों में 13 बार कांग्रेस ने इनके ही परिवार के लोगों को टिकट दिए। दरअसल अंगद सिंह रायबरेली की कांग्रेस विधायक रही अदिति सिंह के पति हैं, जो चुनाव से पहले बीजेपी में चली गई। रायबरेली कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट थी। अंगद सिंह सैनी का मानना है कि पत्नी के बीजेपी में जाने से नाराजगी पर ही कांग्रेस ने उनका टिकट काटा है। जो सोशल मीडिया या प्रेस या आपके माध्यम से जो हमको देखने में और सुनने में आया, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मेरी निजी जिंदगी को लेके शायद ये फैसला किया गया है। पर इसके बारे में मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ही ज्यादा बेटर बता सकती है। अंगद सिंह की जगह कांग्रेस ने सतवीर सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाया है। सैनी का परिवार भी कांग्रेसी है। उनके पिता की 1988 में आतंकवाद के दौर में हत्या कर दी गई थी और घर भी जला दिया गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह से नजदीकी के चलते वो उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए थे, लेकिन अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। टिकट जो हमें दी गई है वो हमारे काम देख के दी गई है। पार्टी के साथ हमारी डेडिकेशन को देख के दी गई है। मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स जो है पुराने, हम कांग्रेसी परिवार हैं। नवाशहर सीट पर आम आदमी पार्टी से ललित मोहन बल्लू चुनाव मैदान में हैं। बल्लू 2 बार शहर के मेयर रह चुके हैं। वो भी पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में हैं। बार कभी कांग्रेस ते कभी अकाली दल, नवाशहर तो जितदा रहा है। तीजा विकल्प आम आदमी पार्टी हुण आई है और जो इन्होंने दोनों पार्टियां ने लोगों को बेवकूफ बनाया है, लोग समझ चुके हैं। हुण इस बार पूरी वेव आम आदमी पार्टी दी है। कुल मिलाकर नवाशहर में उतरे सभी प्रमुख उम्मीदवार या तो कांग्रेस में हैं या फिर कभी कांग्रेस में रहे हैं। 2017 विधानसभा चुनावों में ये सीट कांग्रेस उम्मीदवार अंगद सिंह सैनी ने 38,197 वोटों के साथ 3300 वोटों के अंतर से जीती थी, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 34,874 वोट और आम आदमी पार्टी को 32,341 वोट मिले थे। साफ है पिछली बार यहाँ मुकाबला करीबी था, इस बार भी मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है।
20 फरवरी को जब पंजाब में वोट पड़ेंगे और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि इस बार नवा शहर में इतिहास भी नवा लिखा जाएगा या फिर पुराना दोहराया जाएगा। नवा शहर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा और मोहम्मद गजाली के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना से बेखौफ और कड़ाके की ठंड के बीच इतनी भीड़ कहां जुटी, दिखाएंगे आपको तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। मुंबई के धारावी इलाके में कल बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए थे, ये मांग करते हुए कि अगर पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो परीक्षा भी ऑनलाइन होनी चाहिए। इसमें से कुछ छात्र उग्र होते हुए भी नजर आए थे और हिंसक व्यवहार करते हुए कुछ तस्वीरों में दिखे थे, जिन पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। इस पूरे मामले पर विकास फाटक नाम के शख्स, जिसे हिंदुस्तानी भाव के नाम से भी यूट्यूबर है वो उसे जाना जाता है, उसकी गिरफ्तारी हुई। 4 फरवरी तक उसे पुलिस हिरासत में भेजा गया है, जहां उसने बिना शर्त माफी मांगी है और भरपाई करने को भी तैयार है। क्या है पूरा मामला, सुनील सिंह अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। मुंबई के धारावी में छात्रों को आंदोलन के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ और इकरार खान को अदालत ने 4 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। धारावी पुलिस अब आरोपियों से यह जानने की कोशिश में है कि धारावी में अचानक इतने छात्र कैसे पहुंचे। छात्रों को भड़काने का आरोपी हिंदुस्तानी भाऊ 5 सितारा होटल में किसके पैसे से ठहरा था? कहीं इस सब के पीछे कोई संगठन तो नहीं? इनके साथ में और कौन थे, इनके पीछे अगर और कोई हैं तो ये सब इश्यूज और कैसे इन्होंने मीडिया, सोशल मीडिया को यूज़ किया, ये सब जो इश्यूज हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। अदालत में आरोपी विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ ने बिना शर्त माफी मांगते हुए नुकसान की भरपाई करने की बात भी कही। वो निवेदन देने के लिए बुलाया था, दंगल करने के लिए किसको नहीं बुलाया था, ना ये कौन से पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था, तो ये क्लियर करना जरूरी था। तो हम लोगों ने कोर्ट को बोला, भाऊ ने आज कोर्ट में ही बोला, गए 1.5 साल से मैं उनको निवेदन दे रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, स्टूडेंट लोग पीछे पड़े थे, स्टूडेंट के लिए मैं गया था। और यही मीडिया में भी, जो सोशल मीडिया में जो मैसेज आया था इंस्टा पे, उसमें भी यही लिखा था। बिग बॉस फेम हिंदुस्तानी भाऊ का असली नाम है विकास फाटक और सोशल मीडिया पर असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल के लिए इसकी पहचान है। और आरोप है कि हिंदुस्तानी भाऊ ने ही सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करके छात्रों को भड़काया और छात्र इतनी बड़ी संख्या में कल यहाँ पर जमा हो गए थे। और छात्र जो थे 10वीं और 12वीं के थे और उनकी मांग थी कि जो परीक्षा है वो ऑफलाइन लेने की जो राज्य सरकार ने घोषणा की है उसे ऑफलाइन न लेकर ऑनलाइन लिया जाए। हमको 8 महीना ऑनलाइन सिखाया है, ऑनलाइन सिखाने में 75% हमारा पोर्शन हुआ है। स्कूल चालू करके 2 ही महीना, लेकिन स्कूल में कुछ भी नहीं सिखाया, स्कूल में सिर्फ सिखाया प्रैक्टिकल। पूरा साल भर ऑनलाइन करा है और अभी बोलेंगे ऑफलाइन एग्जाम है तो थोड़ी चलेगा सर, गलत है ना सर ये तो। सोमवार को धारावी की तरह ही नागपुर में भी छात्रों ने प्रदर्शन और तोड़फोड़ की थी। नागपुर पुलिस ने भी हिंदुस्तानी भाऊ को आरोपी बना लिया है। लेकिन हैरानी की बात है कि इतने बड़े छात्र आंदोलन की तैयारी की भनक पुलिस या किसी और सरकारी एजेंसी को पहले क्यों नहीं लगी? मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर कड़ाके की ठंड के बीच लोगों की भारी भीड़ नजर आई और इस भीड़ में कोरोना का डर गायब दिखा। भीषण कोहरा, सर्द हवाओं और कोविड के बीच लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। कोविड को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था की थी, लेकिन इस भीड़ को देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि कोविड से जुड़ी सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के कार्टर रोड से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।